सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, अभी भी मैं प्री एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने की क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, इन्हीं पर बात करना चाहूंगा। और चूंकि मेरे इन लेक्चर्स को आप सब बहुत पसंद कर रहे हैं, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, तो स्वाभाविक है कि मेरा भी उत्साह बढ़ रहा है। लेकिन मैं अपने इस उत्साह को अति उत्साह में नहीं तब्दील करूंगा कि मैं बेवजह की बातें आपसे करूं, नहीं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो अलग अलग कोण हो सकते हैं, मैं उन पर बात करूंगा। और उसी के तहत मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं कि हम सब तैयारी करते हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, और तैयारी करने की प्रक्रिया में कुछ न कुछ तो पढ़ते ही है। बिना पढ़े तो आप तैयारी करेंगे नहीं। सच पूछे तो तैयारी करने का मतलब ही है पढ़ाई करना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एग्जामिनेशन में वो सारी चीजें ज्यों की त्यों आती हैं जिस तरीके से हम उन्हें पढ़े हुए होते हैं, या कि अप्रत्यक्ष रूप से हमें अपने इन पढ़े हुए ज्ञान का, तथ्य का उपयोग करना पड़ता है। यहां मैं आपके साथ मिलकर एक ऐसे प्रश्न को हल करने जा रहा हूं जो आपने पढ़ा होगा मैं कह रहा हूं। हो सकता है कि ना भी पढ़ा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसके बारे में बिल्कुल कुछ भी ना पढ़ा हो। मेरी बात थोड़ी सी आपको अटपटी सी लगी होगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस प्रश्न को हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें जो प्रश्न खड़े किए गए हैं, जो कथन दिए गए हैं, हो सकता है कि उनके उत्तर के रूप में आपने कुछ भी ज्यों का त्यों न पढ़ा हो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इससे संबंधित आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आप कैसे अपने दिमाग को उस डायरेक्शन में ले जा करके, उस कोण में ले जा करके, और उसे ये आदेश देते हैं कि भाई तुम इसमें से उत्तर निकालने की कोशिश करो, और वो उत्तर निकाल करके आपको देगा। ऐसे ही एक प्रश्न के बारे में मैं आज आप सबसे डिस्कस करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि बेहतर होगा यदि मैं सीधे सीधे पहले प्रश्न पर आ जाऊं, तो मेरी बात ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी। दोस्तों, जैसा कि मैं लगातार आप सबको बताता हूं कि मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर का सेट है वो ए सेट का है, और जो क्वेश्चन नंबर है मैं ए सेट के अंतर्गत ही बोलता हूं। आपके पास जो भी क्वेश्चन पेपर का सेट हो, आप उससे उसे मैच करके देख सकते हैं। और प्लीज एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी बातें मैं आपको यहाँ बताता हूँ, अब ये केवल सुनने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। और केवल समझने की ही बात नहीं है, बल्कि इसे प्रैक्टिस में लाने की भी बात है। मैं यहाँ एक ही प्रश्न की चर्चा करता हूँ, जैसा सामान्यतः एक चरित्र का जो प्रश्न होता है, लेकिन ये मत समझिएगा कि इस चरित्र का केवल एक ही प्रश्न होगा। कई कई प्रश्न इस तरह के चरित्र के होंगे। हाँ, ये बात आपको जरूर देखने को मिलेगी कि मान लीजिए कि मैंने आज इस प्रश्न की चर्चा की, कल और किसी प्रश्न की चर्चा करूंगा, परसों और किसी प्रश्न की चर्चा करूंगा, तो उन तीनों के चरित्र में कुछ सिमिलरिटी हो सकती है, और आपको ये लग सकता है कि मामला थोड़ा ओवरलैप कर रहा है, दोहराया जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। और अगर दोहराया भी जा रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपके दिमाग में वो चीजें और गहरे रूप में बैठ पाएंगी। राइट? तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न को सुन लेते हैं। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, यह है क्वेश्चन नंबर 27। राइट? देखिए प्रश्न क्या कहता है आपसे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से वो कह रहा है कि विचार कीजिए, है ना, विचार कीजिए, याद कीजिए नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि विचार कीजिए, यानी कि वो डिमांड कर रहा है, विचार की डिमांड कर रहा है। नंबर ए, 3 कथन इसके अंतर्गत हैं। पहला कथन है, भारत सरकार काले तिल, ब्रैकेट में दिया हुआ है नाइजर गुइजोटिया एबिसिनिका। मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्री एग्जामिनेशन भी यही है, इसलिए कुछ इस तरह के नाम वो ब्रैकेट में वो दे देता है जो बॉटनी के स्टूडेंट समझ सके। राइट? तो हम काला तिल जानते हैं, काले तिल। भारत सरकार काले तिल के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। ये एक स्टेटमेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि रिदम टूट गया था, इसलिए जब आप एग्जामिनेशन में किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो याद रखिएगा उसमें रिदम बहुत मायने रखती है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो रिदम को एक्सेप्ट करता है। यदि आप इसे तोड़ तोड़ करके दिमाग को देंगे तो दिमाग भी उसे टूटे फूटे रूप में एक्सेप्ट करेगा, और फिर पता लगा कि उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन आ गया है। राइट? भारत सरकार काले तिल के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। कीमत उपलब्ध कराती है, समर्थन मूल्य उपलब्ध कराती है कर देता तो ज्यादा अच्छा ट्रांसलेशन था, क्योंकि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं, अखबारों में यही शब्द पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया है कीमत उपलब्ध कराती। कोई बात नहीं। दूसरा स्टेटमेंट है, काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट है। राइट? तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है, भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। राइट?
अब आप देखिए कि ये जो तीनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये कितने खूबसूरत स्टेटमेंट हैं और काले तिल के 3 तरह के ज्ञान से संबंधित है। किस तरह का ज्ञान? जो पहला स्टेटमेंट है समर्थन मूल्य को लेकर के, वो किस तरह का स्टेटमेंट है, इसे आप कैसे हल करेंगे? बहुत सी चीजों के लिए भारत सरकार समर्थन मूल्य उपलब्ध करा रही है। तो गेहूं चावल जैसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है उनको तो हम जानते हैं, लेकिन तिल के बारे में, और वो भी दुनिया भर के तिलहन होते हैं। क्या हम सारे तिलहनों को याद करें? दलहन के उपलब्ध कराए जाते हैं, क्या दलहन भी याद करें? कपास वगैरह न जाने किन किन चीजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराए जाते हैं, नारियल खोपड़े का कराया जाता है, तो क्या हम उन सबको याद करें? तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि समर्थन मूल्य के बारे में कुछ चीजों की तो जानकारी आपको है, लेकिन एग्जैक्ट काले तिल को भी ऐसा समर्थन मूल्य दिया जाता होगा आपकी जानकारी में नहीं है। तो हो सकता है कि इसको पढ़ने के बाद आपको अफसोस हो कि यार उस लिस्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लिए होते तो ये बिल्कुल बन जाता। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप जो इतनी सारी चीजें हैं उनको पढ़ भी लेते तो जरूरी नहीं कि काला तिल आपके दिमाग में अटक जाता। ये सवाल तो अभी आपके दिमाग में इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी वो काले तिल पर अटक गया है। तो ये मान करके चलिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने कोई गलती नहीं की है कि आपने लिस्ट याद नहीं की। कितनी लिस्टें याद करेंगे? ये सिविल सर्विस की तैयारी का सही तरीका नहीं है। लेकिन आपने पढ़ा है, जैसा कि मैंने कहा ना कि पढ़े हुए का प्रयोग, पढ़ा तो है आपने, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसानों के आंदोलन हो रहे हैं, इतने अखबार में खबरें छप रही हैं। आपको मालूम है न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? आपको ये भी मालूम है कि किसान किन की चीजों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कौन कौन से खाद्यान्न पदार्थ हैं, कौन कौन से तिलहन पदार्थ हैं, सब आपको मालूम है। तो अभी काले तिल के बारे में जो पूछ लिया है, इसने आपके सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। तो इस संकट का हल क्या है? इस संकट का हल बहुत आसान है। कैसे आसान है? अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ खाद्यान्न तेल की डिमांड है, तो क्या हम इस बारे में आत्मनिर्भर हैं? मतलब हमारी जितनी मांग है, क्या हमारा देश खाद्यान्न तेल उतना उत्पादित कर लेता है? बताइए। क्योंकि याद करिए, पिछले साल बहुत ज्यादा इसको लेकर के खबरें छपी थी कि हम बाहर से खाद्यान्न तेल मंगा रहे हैं। उस देश से हमने मंगाने से इनकार कर दिया है क्योंकि वो अब इस तरह की शर्तें रख रहा है। यानी कि हम खाद्यान्न तेल आयात पढ़ते हैं। ये वेल नोन फैक्ट है, आपको जानना चाहिए। ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है क्योंकि पिछले साल इसको लेकर के काफी बातें हुई थी। तो खाद्यान्न तेल हम आयात करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है। तो हमें विदेशी मुद्रा न देना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि हम खाद्यान्न तेल के मामले में आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? समर्थन मूल्य क्यों दिया जाता है? किसानों को लाभ हो सके, बाजार उनका शोषण न कर सके, और किसानों को अगर लाभ होगा तो वो उसका उत्पादन करने के लिए वो प्रोत्साहित होंगे। तो इसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं, काला तिल जो है, चूंकि तिलहन है, चूंकि तेल से जुड़ा हुआ पदार्थ है, तो सरकार जरूर इसे समर्थन मूल्य देती होगी ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसका उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित हो। अगर आपका दिमाग तेजी के साथ ये सोच सका तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट सही है। इसमें जो विकल्प दिए गए हैं वो यही है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। जो दूसरा है, काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। जो गांव के स्टूडेंट है, ग्रामीण क्षेत्रों के, शायद इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद थोड़े से हंसेंगे कि यार ये भी कोई प्रश्न है। खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। आप देखेंगे कि ज्यादातर हमारे जो तिलहन उत्पादन होते हैं वो खरीफ के रूप में ही होते हैं। खरीफ के रूप में होते हैं, अक्टूबर नवंबर वगैरह के आसपास जाकर के इनकी फसल तैयार होती है। तिल संक्रांति आती है ना, तिल संक्रांति किस महीने में आती है? इसका मतलब है कि उस समय तक ये फसल बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी होती है, तभी आप काले तिल के लड्डू खाते हैं ना। तो वो कब लगाई जाएगी, तो कब तैयार होगी, तो आप अनुमान लगा लीजिए, तो आपको पता लगेगा कि ये खरीफ की फसल होगी, बिल्कुल खरीफ की फसल होगी। फिर तीसरा है कि भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा है। तिल का मतलब ही तेल से है, तेल शब्द से ही ये तिल बना हुआ है। तो तेल का उपयोग किया जाता है। अब उसमें दीजिए कुछ जनजातीय लोग, तो आप भ्रमित हो जाएंगे। आम लोग भी इसका उपयोग कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है कि हाँ, नहीं, ऐसा भी किया जाता होगा। अब आप देखिए कि कहां कहां से किस किस तरह से पढ़ी हुई चीजें, देखी हुई चीजें आपके दिमाग में अगर घूम रही हैं, वो समीकरण बना रही हैं, इक्वेशंस बना रही हैं, तो आप इसके उत्तर तक पहुंच जाएंगे कि ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं वे सही है। अगर आप इन तीनों स्टेटमेंट को किसी एग्रीकल्चर की किताब में ढूंढेंगे, जनरल नॉलेज की किताब में ढूंढेंगे, तो शायद तीनों स्टेटमेंट न मिले। खरीफ की फसल है, ये आपको मिल जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें भी इसका नाम मिल जाएगा। जनजातीय लोग इसका इस रूप में प्रयोग करते हैं, हो सकता है कहीं मिल जाए, कहीं नहीं भी मिले। तो दोस्तों, ये मैंने एक प्रश्न के बारे में आज आप सबसे बातें की हैं। आप सब इस पर विचार करें। धीरे धीरे हम लोग इस तरह के प्रश्नों पर आगे बातें करते रहेंगे। फिलहाल इसके बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं।
नमस्कार।